Dear students, welcome back to our today's lecture. So आज का हमारा lecture रहेगा about the Ziegler-Natta polymerization of alkene. So Ziegler-Natta polymerization के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देखते हैं आपका जो पॉलीमर क्या चीज है, ठीक है. Then we will move on to our Ziegler-Natta polymerization of alkenes. So the important term is here our polymer. So polymer, if अगर हम polymer को define करें तो polymer is a macro molecule, या इसको हम कह सकते हैं polymers are macro molecules having enormous number of repeating monomer unit, जिसमें आपका क्या होगा, many monomers यूनिट होंगे जिसकी कॉम्बिनेशन से आपका पॉलीमर बनेगा, ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ दिस joining of many monomer unit to form a polymer is known as your polymerization. तो आपके जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. और पॉलीमर है मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग मेनी मोनोमर्स यूनिट, या फॉर्म इट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट. सो आज हमें देखना है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन की पॉलीमराइजेशन होना because this alkene, we can say this, for example, we have many commercial synthetic polyalkenes having enormous industrial application. जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलिन है, इसका बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. एंड वी हैव पॉलीप्रोपाइलिन. These are some of the important synthetic industrial polymers having enormous importance in commercial uses, ठीक है. तो ये जो पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, ये हमारा बनेंगे फ्रॉम दियर मोनोमर यूनिट. पॉलीइथाइलिन के मोनोमर यूनिट है फॉर एग्जांपल इथेन. इसी तरह आपकी पॉलीप्रोपाइलिन के मोनोमर यूनिट है प्रोपीन, ठीक है. तो जब ये आपका इथेन होगा, ये जब इथेन इज द मोनोमर ऑफ पॉली इथेन एंड प्रोपीन इज द मोनोमर ऑफ योर पॉलीप्रोपाइलिन. सो दीज टू आर द मोनोमर. जब ये मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, देन विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन. लेकिन ये जो पॉलीमराइजेशन है या पॉलीमर्स फॉर्मेशन है, ये इतना इजी नहीं है. अगर हम ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन की बात करें तो द ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन takes we can say या take place at high temperature. जो ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए वो अराउंड आपको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. एज वेल एज इस पॉलीमराइजेशन को करने के लिए आपके पास टेम्परेचर के साथ साथ आपको हाई प्रेशर की भी जरूरत है, ठीक है, which is around 1000 atmospheric pressure, that is ATM. तो ये जो पोलिमराइजेशन प्रोसेस है वो बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है. और इसका अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या कॉमर्शियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये बहुत इसका कॉमर्शियल एप्लीकेशन है. एंड अबाउट 50 मिलियन अगर हम इसकी कॉमर्शियल यूसेज की बात करें तो यूर 50 मिलियन tons of your polyethylene and polypropylenes are commercially produced every year. So यहाँ से हमें पता चलता है कि इन पॉलीमर्स का कितना कमर्शियल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है. अब आते हैं हमारे एक्चुअल मुद्दे पे कि ये जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या है. इसी पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो यूजुअल हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स थे दैट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर व्हिच इज नॉट फिजिबल. और वी कैन से द polymerization taking place at ordinary temperature and pressure also does not
control the stereospecificity of पॉलीमर। ये जो ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन टेक्निक से हम पॉलीमर की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉलीइथाइलिन की बात करते हैं तो पॉलीइथाइलिन में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो क्या है, आपका दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पॉलीप्रोपाइलिन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, ब्रांच में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो आपका मिथाइल है, ठीक है, तो मिथाइल है। सो the stereospecificity of the polymer here means the orientation of these new functional groups, that is in case of polypropylene or methyl here alternate carbon पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तो इस मिथाइल की डायरेक्शन क्या होंगे, that is the stereospecificity of the polymers or the orientation of this methyl group directly influence the property of your polypropylene। polypropylene के properties पे इसकी orientation का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। so यहाँ पे हम ये जो stereospecificity है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते। so in the run of this investigation in around 1950 1950 में क्या किया, एक साइंटिस्ट था जर्मनी में, that is called जिगलर, साइंटिस्ट का नाम था हमारा कॉल जिगलर। उसने डिस्कवर किया कि जब हम if we can say discover that in हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, अगर आप एक टाइटेनियम क्लोराइड की TiCl4 को एक हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन के साथ रेक करते हैं या हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन में रेक करते हैं टाइटेनियम को अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, इन दोनों को आपको रेक करना है हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से आपको एक पॉलीमरिक टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड स्पीशीज, ठीक है। तो 1950 में जर्मनी में कॉल जिगलर ने ये डिस्कवर किया कि जब आप टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन में अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रेक करते हैं, आपको एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज the oxidation state of titanium is changing from +4 to +3. So this is very important, the change in the oxidation state of titanium from +4 to +3, and there we will get a solid lead structure। वो ये जो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, वो आपका एक सॉलिड लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड दिस इज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, दिस इज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये क्या करता है, ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनने के बाद दिस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर विल देन फॉर्म एन इनसॉल्युबल टाइटेनियम थर्ड alkyl complex with your hydrocarbon। इसके बाद ये जो आपका सॉलिड पॉलीमरिक स्ट्रक्चर दैट इज टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जो फॉर्मेशन होती है, वो आपकी हाइड्रोकार्बन के साथ मिलके आपको एक नया स्ट्रक्चर देता है या नया कॉम्प्लेक्स देते हैं, दैट इज योर टाइटेनियम एल्काइल कॉम्प्लेक्स। तो टाइटेनियम एक एल्काइल और टाइटेनियम और एल्काइल के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स नाउ एक्ट is the actual catalyst, और ये फिर आपका कैटलिस्ट का काम करते हैं। और ये कैटलिस्ट जो है, हमें यहाँ पे हमने एक सॉलिड लेयर स्ट्रक्चर लिखा, due to which this catalyst is heterogeneous in nature, और ये कैटलिस्ट जो है heterogeneous होते हैं नेचर, ठीक है। तो क्या हुआ, 1950 में कार्ल जिगलर ने डिस्कवर किया कि जब हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रेक कराते हैं इन हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, it will lead to the formation of polymeric structure of titanium trichloride, which forms a solid layer structure, and this polymeric structure then further reacted with the hydrocarbon to give your
titanium alkyl complex, which act as the actual, we can say, catalyst in polymerization of alkene. So we can say this Ziegler-Natta catalyst is a binary mixture of, हम कह सकते हैं Ziegler-Natta catalyst क्या है? It's a binary mixture of titanium tetrachloride and aluminum ALE, यहाँ पे क्लोराइड सॉल्यूट ALET3 ALET3, तो ये आप ध्यान रखेंगे ALET3 है, अल्युमिनियम ट्राई एल्काइल क्लोराइड नहीं है, ALET3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका एक टाइटेनियम एल्काइल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, which is the actual catalyst taking part in the polymerization of alkene. So finally we can say it is a binary mixture of titanium tetrachloride and aluminum trialkyl aluminum. इसके बाद कुछ साल बाद दूसरा साइंटिस्ट आया नाटा। नाटा ने इसके बाद ही इसी कैटलिस्ट को यूज किया। हमारा जो कार्ल ज़िगलर ने जो यूज किया था, इसने इसको पॉलीइथाइलिन बनाने के लिए यूज किया था, ठीक है, पॉलीइथाइलिन फॉर्मेशन के लिए। कुछ साल बाद नाटा ने इसी कैटलिस्ट को यूज किया टू पॉलीमराइज योर polypropylene, या फॉर्मेशन ऑफ polypropylene, या वी कैन से पॉलीमराइज प्रोपीन टू पॉलीप्रोपाइलिन। इसी कैटलिस्ट को नाटा ने यूज किया टू पॉलीमराइज प्रोपीन टू पॉलीप्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे जब नाटा ने इस प्रोपीन को पॉलीमराइज का पॉलीप्रोपाइलिन में, तो यहाँ पे इस कैटलिस्ट का ये फायदा मिला उसको कि एक तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो अराउंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ऑपरेट हो रहे थे। दूसरा इसका एडवांटेज था कि ये कैटलिस्ट जो है वो वर्क कर रहा था आपकी मॉडरेट टेम्परेचर पे। मॉडरेट टेम्परेचर मींस दिस कैटलिस्ट वर्क्स एट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta कैटलिस्ट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर वहां पे 200 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री पे आपका पूरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। वहाँ टेम्परेचर हमारे पास 1000 एटमॉस्फेरिक था, यहाँ पे हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर what we can say the Ziegler-Natta catalyst. So जब नाटा ने इस कैटलिस्ट को यूज किया to polymerize propene into, we can say, propene into polypropylene, propylene, this catalyst has catalyzed it for the stereospecific polymerization of propene to polypropylene. So the important point here is specific polymerization of propene to polypropylene, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपका जो पॉलीप्रोपाइलिन बन रहा था वो स्टीरियो स्पेसिफिक बन रहे थे, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक मींस यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ योर प्रोपीन, द मिथाइल ग्रुप इन द प्रोपीन। सो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो आपका जो जिगलर ने जो फॉर्मेशन किया था पॉलीमर, या वी कैन से जिगलर ने जो पॉलीमर यूज पॉलीमर या पॉलीमराइज किया था, वो किया था आपकी इथीन को, ठीक है। when n number of ethene CH2 double bond CH2 get polymerized in the presence of Ziegler-Natta catalyst, you will get polypropylene, that is CH2-CH2, and this chain will extend to a certain amount depending upon the monomer unit involved. This N indicates the number of monomer units. So this reaction is proposed by your Ziegler. Ziegler ने आपकी इथीन को पॉलीइथिलीन में क्या किया, इथीन को
पॉलीइथाइलिन और पॉलीइथीन में इसको पॉलीमराइज किया गया by using Ziegler-Natta catalyst. And we can say the Natta has polymerized your CH2 double bond CH3. This is your propene. तब जब ने जिगलर ने इसको पॉलीमराइज किया in the presence of Ziegler-Natta catalyst, he has got the stereospecific CH2CH3. Then this again represents the polymer structure, and therefore we have to put an N here at the bracket of the N. This N indicates the number of monomer units involved in this polymerization. So what important here is the stereospecificity. ठीक है, that is for example अगर हम polypropylene की बात करें तो यहाँ पे एक CH2 तो हमारा दोनों H है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेकंड एच पे है वो हमारा है एक एच है, दूसरा हमारे पास मिथाइल है. So the stereospecificity here means the orientation of this methyl group and hydrogen group. For example यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप को हम above the plane दिखाते हैं या towards outside, and हाइड्रोजन को हम बैक साइड दिखाते हैं. तो सारे जो अल्टरनेट कार्बन्स पे यही ओरिएंटेशन होना चाहिए आपकी हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप की, यही ओरिएंटेशन होना चाहिए आपकी हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप की, इस तरह HME. So this is what we can call is the stereospecific polymers, या जहां पे ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर सेट. तो इसी की बेसिस पे हम यहाँ पे आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स हमें मिल सकता है. इसका अगर अपोज में है, अगर एक कार्बन पे आपका ये वाला ओरिएंटेशन है, दूसरे पे आपका इसका अपोजिट है, थर्ड पे फिर से यही, फोर्थ पे फिर से यही, अगर आपको उस तरह ओरिएंटेशन मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं सिनडायोटैक्टिक. अगर आपका ओरिएंटेशन रैंडम है तो हम उसको कहते हैं एटैक्टिक पॉलीमराइजेशन. तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की ब्यूटी ये है कि वो आपको स्टीरियोस्पेसिफिक पॉलीमर्स देते हैं, या हम कह सकते हैं वी कैन कंट्रोल द स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ दिस पॉलीमर. तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आपको याद रखने के लिए. एंड फॉर दिस वर्क इन 1961 योर Ziegler and Natta jointly got the Nobel Prize. In chemistry. तो इस कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस इतना है कि उनको 1963 में जिगलर और नाटा को ज्वाइंटली नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, इनके इस काम के लिए. ठीक है, इनके इस काम के लिए. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट आवर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. नाउ यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है वो हेटेरोजीनस फॉर्म में है. तो यही जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हमें बाद में जब इस पे और भी काम हुआ और एडवांसमेंट हुआ, तो इन ऑल द स्टेट्स वी कैन गेट दिस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. सो दिस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट is present in three possible form. One is your heterogeneous form, जो कि आपका क्या है, heterogeneous फॉर्म में है. मेनली यहाँ पे जो कि कैटलिस्ट अभी हमने देखा, टाइटेनियम एंड विनीडियम बेस्ड कैटलिस्ट, ये आपका heterogeneous कैटलिस्ट है. ठीक है, इसको जब आपने लोगों ने मॉडिफाई किया ताकि इसका होमोजेनस फॉर्म हम बना सके, तो यहाँ पे इसका एडवांसमेंट और हुआ और हमें होमोजेनस फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट भी यहाँ पे मिला, which is mainly metallocene based catalyst है यहाँ पे, जो कि homogeneous फॉर्म में होते हैं, means soluble in the reaction medium. तो इसके साथ साथ आपको नॉन मेटलोसिन फॉर्म कैटलिस्ट भी यहाँ पे इसका मॉडिफाइड
फॉर्म में भी ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट मिलते हैं, जो कि आपके ट्रांसैक्शन मेटल, नॉन ट्रांसैक्शन मेटल, ट्रांसैक्शन मेटल्स जिसमें आपका होता है, आपका यहाँ पे लैंथेनाइट्स होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस या सल्फर एज ए लिगेंड होते हैं, और इनके साथ साथ आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनोजेंस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो आपका जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हिटेरोजीनस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, होमोजीनस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटेलोसिन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम बाद में एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अगर हम हिटेरोजीनस फॉर्म की बात करते हैं, तो आपका जो टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट है, दैट इज TiCl3, और आपका ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, these catalysts mainly use it to deliver आइसोटैक्टिक पॉलीमर बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और आपके विनीडियम बेस्ड जो कैटलिस्ट है, TiCl VCl4 प्लस आपका Al ब्यूटाइल ग्रुप Cl, इसको हम मेनली सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह मेटेलोसिन से होमोजेनस, ये भी बहुत अच्छा कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उसी तरह आपका नॉन मेटेलोसिन कैटालिस्ट भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छा आपको कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट योर जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन या जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नाउ लेट्स हम मूव करते हैं द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब ये जो कैटलिस्ट है वो कैसे कैटालाइज करता है एल्कीन को। नाउ द इम्पोर्टेंट इज योर मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, के लिए कैसे ये पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। So the mechanism of this polymerization of alkene, or we can alkene mainly rely on your एक मैकेनिज्म पे ये सब बेसिस रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्सी आर्लमैन मैकेनिज्म, ठीक है। इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे आपका एल्कीन की पॉलीमराइजेशन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एंड दिस कॉर्सी आर्लमैन मैकेनिज्म says that mechanism say that it, or we can say, consists of repeated alkene 1,2 insertion into the metal carbon bond of the growing polymer chain। तो आपका जो मैकेनिज्म है पॉलीमराइजेशन एल्कीन की, वो आपके कॉर्सी एल्मैन मैकेनिज्म पे रिलाई करते हैं, जो कि कहते हैं कि ये जो आपका पॉलीमराइजेशन है वो रिपीटेड एल्कीन 1,2 इंसर्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है मेटल और कार्बन की बॉन्ड के बीच में। उसी तरह आपका पॉलीमर ग्रो क्या करेंगे, पॉलीमर्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। सो द एक्चुअल कैटलिस्ट इन योर दिस जिगलर नाटा इज द स्टार्टिंग पॉइंट of the catalyst is a TiCl5, that is pentachloride titanium unit of polymeric TiCl3 with a vacant site। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल कैटलिस्ट है वो आपका एक TiCl5 यूनिट है, जो कि आपकी पॉलीमरिक TiCl3 यूनिट, जो पहले हमने दिखाया था कैसे बनता है, वो वाला यूनिट से आपका एक TiCl5 यूनिट बनते हैं, जिसमें आपका एक वैकेंट साइट होते हैं। तो ये आपका एक्चुअल कैटलिस्ट है। So now let's start the actual catalytic process that the polymerization
this whole polymerization step, we can divide it into 3 steps. The first one is your initiation step, कि आपका polymerization जो step है वो कैसे स्टार्ट होते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो आपका एक एक्चुअल जो कैटलिस्ट है, इट्स इज TiCl5 यूनिट विद ए वैकेंट साइट। इसको हम ऐसे देखते हैं, आपके पास TiCl5 यूनिट है, Cl एंड Cl, TiCl5 है, उसके साथ साथ आपका एक वैकेंट साइट भी है, ठीक है। तो दिस इज TiCl5 विद ए वैकेंट साइट। तो स्टार्ट कैसे होता है, ये जो TiCl5 है, इसको आपकी जो आपके पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है Et3Al, ये एक क्लोरीन यूनिट को यहाँ से क्या कर देता है, एक इथाइल ग्रुप एक क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस जो ही करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बनेंगे, आपका ये जो टाइटेनियम, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, आपका टाइटेनियम था, ठीक है। ये वैकेंट साइट बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन इस तरह रहेंगे, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, जो 4 क्लोरीन है इसको कुछ नहीं होना है। यहाँ पे आपका एक क्लोरीन यूनिट आपकी इथाइल ग्रुप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इथाइल ग्रुप रिप्लेस करेंगे। सो एंड बाय डूइंग सो आपका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज Et2। आपके पास 2 Et2 बचा और एक एल्यूमिनियम और इसके साथ एक क्लोराइड, ये आपका यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है, दिस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम एक्ट एज ए, और ये आपका लिवाइस एसिड एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम we can say alkylates the titanium atoms, titanium atoms की alkylate करते हैं in the on the surface of the solid, क्योंकि ये हमने बोला this is a heterogeneous catalyst, surface पे टाइटेनियम का alkylate करते हैं by removing one chlorine atom, जिसकी वजह से आपको एक टाइटेनियम अल्काइल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। दिस इज योर टाइटेनियम अल्काइल कॉम्प्लेक्स हैविंग ए वैकेंट, आपके पास एक वैकेंट साइट है, ठीक है, वैकेंट साइट है। और यही बाद में जो alkylated these titanium complexes will take part in the further propagation step, एंड यहाँ पे आपके पास एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जिसमें आपका डाई एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड दिस डाई एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड विल फंक्शन एज ए को कैटलिस्ट इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये दोनों पार्ट, एक आपका टाइटेनियम एल्काइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, आपका जो लिवाइस एसिड ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है वो टाइटेनियम की एल्काइलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, ये भी आपका क्या कर रहा है, आपकी एज ए को कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। लेट्स कंसीडर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज Ki, दैट इज द इनिशिएशन स्टेप। तो first step is the initiation step, which is the alkylation of this titanium to form titanium alkyl complex. This titanium alkyl complex also act as Lewis acid, ये भी आपका Lewis acid का काम करते हैं, ठीक है। तो this is the first step. नेक्स्ट क्या होगा, जब आपका इनिशिएशन होंगे, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, देन सेकंड विल बी योर प्रोपागेशन स्टेप। आपका अब इसी चेन को क्या करना है, प्रोपागेट करना है, बढ़ाना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज और प्रोपागेशन स्टेप। अब प्रोपागेशन में क्या होगा, जो भी आपका एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम एल्काइल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है स्टेप फर्स्ट में, दैट इज यूर टी विद ए वैकेंट साइड, यहाँ पे आपका इथाइल ऐड हुआ है, ये आपका क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड, बाकी क्लोराइड बिल्कुल अपनी जगह पे रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा। Cl and Cl. अब क्या होगा, this titanium alkyl complex will accept the pi electron of your alkene. अब यहाँ पे आपका क्या होगा, alkene ऐड होंगे, alkene ऐड होंगे, इस स्टेप में आपका alkene ऐड होंगे, that is your CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम इथीन से हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा,
ये जो टाइटेनियम एल्काइल कॉम्प्लेक्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एल्कीन की, और आपका फिर यहां से आपका Cl Cl Cl, और यहाँ पे आपकी फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइड पे आपका एल्कीन ऐड होगा विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एक पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। पाई कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेंगे इस स्टेप को हम कहेंगे एल्कीन कोऑर्डिनेशन स्टेप। एल्कीन coordination, alkene coordination. After the alkene coordination, the next step is the migratory insertion. Next step is your migratory insertion. दूसरा स्टेप आपका क्या है? माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन होंगे आपकी एल्कीन की इस इथाइल ग्रुप पे, तो क्या बनेंगे आपका? यही टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जो ही ये एल्कीन यहाँ पे माइग्रेट करेंगे आपका यहाँ पे फर्दर एक वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट क्या होगा? बन जाएंगे। क्लोराइड जो भी है उनका कुछ नहीं होना है, अपनी पोजीशन पे वो रहेंगे। अब जैसे ही ये एल्कीन यहाँ पे माइग्रेट होंगे तो आपका यहाँ पे बनेंगे, इसको हम लिखेंगे CH2, ठीक है। यही CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्ट होंगे। तो इथाइल में भी हमारे पास एक CH2 CH3 है, इसको हम इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे और ये हमारा टोटल 3 CH2 बनेंगे, इसके साथ आपका CH3 बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये प्रोपागेशन स्टेप है, आपकी एल्की जो पॉलीमर का चेन प्रोपागेट होना है, अगेन यहाँ पे फिर से आपका एल्कीन ऐड होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपका ये वाला स्टेप फिर से पहला वाला एल्कीन कोऑर्डिनेशन स्टेप यहाँ पे रिपीट होंगे, तो आपका बनेंगे ये अगेन टाइटेनियम, यहाँ पे CH2 होल थ्राइस CH3, ये वैकेंट साइड पे आपका एल्कीन कोऑर्डिनेट होंगे। क्लोराइड बिल्कुल इसी तरह अपने पोजीशन पे रहेंगे, तो यहाँ पे फर्दर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड होंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन होने पे आपका ये जो एल्काइल चेन है वो फिर से इंक्रीज होंगे। पहले यहाँ पे CH2 थ्राइस था और 2 CH2 ऐड होंगे, तो आपका 5 बन जाएंगे। CH3 यहाँ पे रहेंगे, फिर से कोऑर्डिनेशन साइड यहाँ पे वैकेंट साइड यहाँ पे बन जाएंगे। क्लोराइड क्लोराइड अपने पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा विच इज अगेन एल्कीन कोऑर्डिनेशन। आपका फिर से एल्कीन इस वैकेंट के साइड के साथ क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट होंगे आपका फिर से एल्कीन कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और ये फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन करेंगे। तो इसी तरह आपका ये पूरा प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसको हम दिखाएंगे। तो अगेन यहाँ पे फिर से आपका एल्कीन वैकेंट साइड पे क्या होंगे? एड अप होंगे। तो ये आपका CH2 होल 5 CH3 था, यहाँ पे आपका एल्कीन ऐड होंगे। क्लोराइड जो 3 यहाँ पे अटैच है, 4 वो अपने पोजीशन पे रहेंगे और यहाँ पे आपका एल्कीन ऐड होगा, दैट इज CH2 CH2। दिस इज अगेन एल्कीन कोऑर्डिनेशन स्टेप। तो एल्कीन जैसे ही कोऑर्डिनेट होंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका फिर से क्या होगा? माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन जैसे ही होंगे आपका टाइटेनियम के साथ एल्काइल चेन फिर से बढ़ जाएंगे, तो ये आपका 5 से 7 तक ले बढ़ जाएंगे। CH3 अगेन क्लोरीन अपनी पोजीशन पे रहेंगे, Cl, और यहाँ पे फिर से वैकेंट साइड क्या होगा? क्रिएट होंगे और अगेन वैकेंट साइड पे फिर से एल्कीन कोऑर्डिनेट होंगे। और एल्कीन तब तक कोऑर्डिनेट होंगे जब तक आपकी सारा मोनोमर यहाँ पे खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सो ऑन लिख के इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह आपका प्रोपागेशन स्टेप क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। जितने भी मोनोमर्स है, जितने भी लेंथ के आपको पॉलीमर फॉर्म करना है, वो आपका क्या होगा? यहाँ पे बनते जाएंगे। और जब तक पूरा पॉलीमर जो मोनोमर ऐड नहीं होंगे आपका ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। और लेट्स टेक द रेट ऑफ दिस प्रोपागेशन स्टेप इज के जी, इसको हम kg लिखेंगे। kg मींस रेट ऑफ प्रोपागेशन स्टेप। अब नेक्स्ट इज फाइनली जब आपका ये प्रोपागेट होंगे, सारा आपका मोनोमर्स इसमें खत्म होंगे, इन्वॉल्व होंगे, देन द थर्ड स्टेप इज योर टर्मिनेशन स्टेप। क्योंकि टर्मिनेशन स्टेप आपको करना है जब पूरा मोनोमर्स ऐड होंगे, खत्म होंगे, तो आपका रिएक्शन जो स्टेप है उसको टर्मिनेट करके
आपकी पॉलीमर को यहाँ से एलिमिनेट करना है या कैटलिस्ट से आपकी पॉलीमर को निकालना है। सो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, द रिलीज ऑफ द polymer from the titanium atom, that is your catalyst, occurs किस मेथड से होता है? बाय बीटा हाइड्रोजन elimination and the chain terminates. आपके फाइनली जब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होंगे तो आपका चेन टर्मिनेट होंगे। तो हमारा स्टेप था, हम इसी स्टेप को यहाँ पे लेते हैं। टाइटेनियम CH2 7 CH3, यहाँ पे आपका वैकेंट साइड था, क्लोराइड 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 क्लोराइड, यहाँ तक हम पहुंच गया था। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होंगे। जैसे ही यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होंगे, योर दिस पॉलीमर्स गेट लिबरेटेड फ्रॉम योर टाइटेनियम एटम। तो आपका एक पॉलीमर बनेंगे जिसको हम लिखेंगे CH2-CH2-N, और ये आपका पॉलीमर बन गया। पॉलीमर मीन्स पॉली इथाइलिन और पॉलीथीन। तो इस तरह आपका ये जो सारा स्टेप्स प्रोपागेट होते, पहले आपका इनिशिएशन हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, देन आपका प्रोपागेशन हुआ, सारे मोनोमर्स आपके पॉलीमर में ऐड हो गए, एंड फाइनली बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो गया, जिसकी वजह से आपका ये पॉलीमर हाइड्रोजन के साथ ये पॉलीमर हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, इस वाले पे हाइड्रोजन ऐड होंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे टाइटेनियम, एक वैकेंट साइड, क्लोराइड, यहाँ पे H ऐड होंगे और यहाँ पे Cl और ये जो पॉलीमर है वो आपकी टाइटेनियम से, दैट इज द कैटलिस्ट से लिबरेट होके आपका एक पॉलीमर आपके पास आ जाएंगे, उसी के साथ हाइड्रेटेड कैटलिस्ट यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक द रेट ऑफ दिस टर्मिनेशन स्टेप इज KT। अब ये जो आपके पास पॉलीमर बनेंगे या ओलिगोमर बनेंगे या आपके पास डाइमर बनेंगे, दैट्स डिपेंड फाइनली ऑन द, or we can write it is the polymer formation depends on the ratio of rate of propagation, that is kg, and rate of termination step, that is KT। आपका जो पॉलीमर कितना लंबा बनेंगे, या आपके पास सिर्फ डाइमर बनेंगे या आपके पास ओलिगोमर बनेंगे, वो डिपेंड करेंगे आपके रेट ऑफ प्रोपागेशन एंड रेट ऑफ टर्मिनेशन स्टेप पे। फॉर एग्जांपल, पहला केस हम लेते हैं, इफ आवर kg upon kt, that is the rate of propagation step divided by rate of termination step, is very small। इसका वैल्यू आपके पास बहुत छोटा आता है। ठीक है, इट मीन्स इसका वैल्यू छोटा होने का मतलब क्या है? द रेट ऑफ टर्मिनेशन स्टेप इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू योर रेट ऑफ प्रोपागेशन। तो इससे क्या होगा? चेन प्रोपागेट होने के बजाय जल्दी टर्मिनेट होंगे। तो इस केस में आपको सिर्फ डाइमर विल फॉर्म, आपके पास सिर्फ डाइमर बनेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू 2। दो ही यूनिट कंबाइन होके आपका पॉलीमर, जो आपका प्रोपागेशन स्टेप है वहीं पे ही स्टॉप होंगे। और अगर इफ kg अपॉन kt इज समवट हायर, इसका वैल्यू आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? देन यू विल गेट ओलिगोमर, ओलिगोमर विल फॉर्म। उस केस में आपको ओलिगोमर मिलेंगे। ओलिगोमर मींस द n इज लेस देन 100। अब क्या होगा? यहाँ पे kg अपन kt थोड़ा ज्यादा होने का मतलब है कि आपका kt थोड़ा स्लो है, kg थोड़ा फास्ट है, तो आपका थोड़ा प्रोपागेट होंगे। प्रोपागेट होने के बाद
100 से कम यूनिट तक ही आपका पॉलीमर चेन बढ़ के आपको ये वाला रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। और लास्ट केस इज और एफ इफ kg upon kt, that is the rate of propagation step is very higher than kt, then the value of this kg upon kt is very large। तो इसी केस में आपको क्या बनेंगे, देन इस केस में आपको एक्चुअल पॉलीमर बनेंगे। So if this is the case, then your polymer will form and n should be higher than n, and then n means the number of monomer unit reacting या number of monomers unit added in your propagation step। तो इसी केस में ही आपको पॉलीमर बनेंगे, बाकी दोनों केस में आपका एक में ऑलिगोमर बनेंगे और डाइमर बनेंगे। सो द एक्चुअल पॉलीमर फॉर्मेशन depends on the rate of propagation step, that is kg, and the rate of termination step। तो ये इस तरह आपका पॉलीमर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका about your Ziegler-Natta polymerization, why Ziegler-Natta polymerization is so much important, and what is the mechanism of Ziegler-Natta polymerization, कैसे आपका एक मोनोमर से एक पॉलीमर फॉर्म होते हैं और आपकी Ziegler-Natta कैटलिस्ट का क्या, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे अबाउट अदर होमोजेनस कैटलिस्ट, क्योंकि हमने बोला ये हेटेरोजेनस फॉर्म में रहते हैं, मेटलोसिन्स फॉर्म में रहते हैं, या अदर नॉन मेटलोसिन फॉर्म में भी रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।